ये है कोलकाता का नीलकंठ, लेकिन बेहतर कोलकाता वासी इसे धापा माठ के नाम से जानते हैं। बड़ा बाजार से बेलिया घाटा या टाला से टॉलीगंज, कोलकाता के कोने कोने से इसी तरह सॉलिड वेस्ट के रोज डिस्पोजल के लिए यहाँ नगर निगम की गाड़ियों में भर कर लाया जाता है। कोलकाता नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 टन प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ प्रतिदिन लाया जाता है। इस कूड़े में औद्योगिक कचड़े से शुरू कर घर में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी बड़ी विभिन्न आकार प्रकार की प्लास्टिक की चीजें होती हैं। हालांकि मुख्य भूमिका प्लास्टिक कैरी बैग्स ही निभाते हैं। इस कचड़े में भी छांटने और चुनने का काम करने में व्यस्त ये लोग प्लास्टिक की खोज में आते हैं। इस प्लास्टिक को धोने का काम भी यहाँ के गंदे पानी में ही पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद कबाड़ी वाले के पास से होते हुए ये वर्ज्य प्लास्टिक चला जाता है विभिन्न रिसाइकलिंग सेंटर्स में। कोलकाता में इस तरह के प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर्स की संख्या करीब 1500 है। ऐसे रिसाइकलिंग यूनिट जहां प्रतिदिन 12 घंटे की शिफ्ट में करीब 500 किलो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का उत्पादन होता है, इसकी संख्या दिल्ली में 2000, मुंबई में 450, चेन्नई में 400 और हावड़ा में मात्र 250 है। इस कार्य में प्रयोग की जाने वाली एक्सट्रूशन मशीनों को देखकर भानुमति के पिटारे की याद आ जाती है। इन्हें कहीं की ईंट और कहीं रोड़े को मिलाकर बनाया गया है। शुरुआत में इस यूनिट के मालिकों की ये मशीन किसी अधिकृत कंपनी से नहीं खरीदने के कारण शुल्क व कर बचाने का मौका मिलता था। आर्थिक कारणों से वे मशीन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं थे। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि विद्युत के बिल का उन्हें अत्यधिक भुगतान करना पड़ रहा है। पहली समस्या बिजली थी तो दूसरी प्रदूषण। इस राज्य में तथा अन्य राज्यों में असंगठित रिसाइकलिंग यूनिटों में कच्चे माल के संग्रह से लेकर हर चरण में ही प्रदूषण होता है। उदाहरण के तौर पर इस कारखाने में वज्र प्लास्टिक के टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। इस दौरान शब्द दूषण अकल्पनीय होता है। इसके बाद विभिन्न जगहों से लाए गए इन प्लास्टिक के सामानों को पानी से धो लिया जाता है। इस कार्य में किए जाने वाले हौदे का आकार भी इतना छोटा होता है कि जल की मात्रा भी पर्याप्त नहीं होती। फलस्वरूप इस कार्य में लगे लोग भी हर समय प्रदूषण का शिकार होते हैं। इस प्रदूषित जल के जाने से होने वाली हानि के कारण मिट्टी और हजारों लोग अलग अलग ढंग से प्रभावित होते हैं। वज्र प्लास्टिक को गैस अथवा विद्युत से गलाकर कभी दाने के आकार तो कभी गांठ के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस जटिल प्रक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के धुएं आदि जैसी जहरीली गैसों का अंबार निकलता है जो आसपास के अंचल को भी प्रदूषित करता है। नुकसान होता है उन श्रमिकों का भी जो भविष्य में उस उद्योग के विकास में बाधा देते हैं। टेंगरा के बहुत लोग इस तरह के प्रदूषण के शिकार हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये स्वयं इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है। पूरे देश का ही चित्र लगभग समान है। अनभिज्ञ लोगों को सचेत करने में अन्य संस्थानों के साथ साथ जादवपुर विश्वविद्यालय की भी एक अहम भूमिका है। यहाँ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा चलाए जा रहे वज्र प्लास्टिक नियंत्रण प्रकल्प के अंतर्गत इस कार्य से जुड़े लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। जादवपुर विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर साधन कुमार घोष के नेतृत्व में एक दल ने एक्सट्रूशन मशीन तैयार की है जो प्रदूषण रहित ही नहीं बल्कि दूषित गैस से बायो प्रोडक्ट के रूप में विभिन्न एसिड तैयार करती है। You know that this green recycling process which have been developed in this research project
at our mechanical engineering department with the help of Central Pollution Control Board, New Delhi, and our Center for Quality Management was also associated in this research project. In this barrel, the material is fed through this hopper. Now this hopper gets the material which are waste plastics, and we clean the material, sort the material, and then we take the material from this hopper to the barrel itself. Now you know that the first place where the charge is made is the barrel charging zone, where the temperature is around 100 to 150 degrees centigrade. I'll tell you the temperature of these different zones are depending on the material itself, whether you are using LDP, LLDP or PP. Now from this charging zone, the material goes to the transition or compression zone. This is the point where the temperature varies from 150 to 175 degrees centigrade, and this material goes to the melting zone or metering zone. This is the transition part, that material goes to the liquid stage. Now through this liquid stage, the temperature rises to 225 to 250 degrees centigrade in the dye zone. Now this dye zone gets the material in melted condition, and through this breaker plate it goes to the dye itself. Now you can see that the whole dye, the dye divides the material flow into 8 circular cross section. It can vary, you can have it 6 or 10. Now this material through this cooling system goes to the cutting unit, where from we are getting the granules. Now let us come down to the pollution which are generated over here. Now this pollution to the atmospheres are really dangerous for the people, environment, and including the person who is working as an operator. Now we have taken the whole of the material through this duct to the system which we call our pollution control device. Now this pollution control device at its end is having a pollution treatment device. The uniqueness of this process is the whole of the pollutants are treated in such a manner that we can make the byproducts out of these pollutants. So this process, whatever pollutants it is generating, like this is the process. You can see the treatment zone, the zone where the pollutants are being treated, all the gases, and also the pollutants are converted into usable chemicals. Now what we are releasing to the atmosphere through this is very much pure, and 95% of the pollutants generated in the process have been recovered and eliminated. So as a matter of fact, this process is very unique in nature, and this is the first in our country, the process which can be adopted by the recyclers of our country. You know that this is one of the most unstructured business area, which involves lot of products, like say these products are having very good market in our country and abroad also. So if we can concentrate our business onto this, and if we can generate this type of processes, if we help recyclers to involve this process into their green recycling process, then it will be helpful for the society itself. Now this green recycling process we have developed in our laboratory, surely the first in India, and these are the team members. प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ ये मशीन विद्युत के खर्च भी बचाती है। एक पंथ दो काज होने के कारण ये मशीन इस दिशा में परिवर्तन लाने की संभावनाएं रखती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति के अनुसार ये मशीन उद्योग की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। फलस्वरूप ये विश्वविद्यालय की इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री पार्टनरशिप को सफल बनाने के प्रयासों में भूमिका निभाएगी। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের থেকে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের থেকে যে প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল, তার মধ্যেই কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করবে এবং ইন্ডাস্ট্রি
প্রবলেম ইনস্টিটিউটে এনে সলভ করা হবে, এই একটা ট্র্যাডিশন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। আমাদের প্রফেসর সাধন ঘোষ যে মেথডটা ডেভেলপ করেছেন, সেই মেথডটা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি কস্ট হলেও তার যে এফিশিয়েন্সি এবং লং টার্মে তার যে সুবিধা, সেটা বর্তমানে নানা ধরনের এই পলিউটেন্ট ফ্রি করার জন্যে যেসব মেশিনারি ব্যবহার করা হচ্ছে তার থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। इसके लिए सरकार को आना पड़ेगा या फिर बैंक वगैरह है, ये उन लोगों को कुछ कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना हम लोग नहीं कर पाएंगे। समस्या सिर्फ रिसाइकलर तक ही सीमित नहीं है, इससे पूरा देश प्रभावित है। कुछ स्थानों पर प्लास्टिक के उपयोग पर भी निषेधाज्ञा जारी की गई है। कोलकाता जैसे बड़े शहर में प्लास्टिक की समस्या का कोई अंत नहीं है। सचेत मनुष्यों से लेकर शहर के महानागरिक तक सभी चिंतित हैं। কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে যেটা মানুষের পরিষেবা দিতে গিয়ে অসুবিধে হয়, তার মধ্যে একটা হলো গিয়ে সমস্ত ওই কাপ চ্যানেলগুলো আমাদের সোয়ারেজ সিস্টেমটাকে ডিস্টার্ব করে। যেটা চলে যায় সেটা গিয়ে আবার মূল পাম্পিং হাউসে আমাদের সিস্টেম দেখলে তোমরা ভালো ছবি হবে যে 10টা একটা জায়গায় লোক আছে, শুধু ওই জলটা গিয়ে যেখানে প্লাস্টিকগুলো নিয়ে পড়ছে সেখান থেকে ছেঁকে বার করা, টন টন বেরোয়। আই নো দ্য প্রবলেমস, বাট আমাকে যদি বলো যে কী কী ব্যবস্থা প্রয়োজন সলিউশনের, প্র্যাকটিক্যালি আমি কিছুই করতে পারি না। मूल समस्या प्लास्टिक नहीं बल्कि उन लोगों की है जो इसका उपयोग करते हैं। इस जमीनी सच्चाई से अभी लोगों को अवगत नहीं किया जा सका है। जन साधारण इधर उधर प्लास्टिक फेंक कर ही समस्या उत्पन्न करते हैं। এই যুগটাকে কিন্তু বলা যায় প্লাস্টিক যুগ। প্লাস্টিকটা বর্জ্য তখনই যখন আপনি জেনে শুনে তাকে ফেলে দিচ্ছেন। সেটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার জিনিস না, একটা প্লাস্টিক থেকে কিন্তু বহুবিধ জিনিস তৈরি হতে পারে। प्लास्टिक प्रकृति में मिश्रित नहीं हो सकता है, अर्थात ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन इसका इस्तेमाल विश्व भर में होता है। देश जितना विकसित हो, प्लास्टिक का उपयोग प्रति व्यक्ति उतना ही अधिक है। सन 2002 में उत्तर अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 88 किलो, पश्चिम यूरोप में 63 किलो, जापान में 40.8 किलो और दक्षिण अमेरिका में 16 किलो प्लास्टिक का उपयोग किया गया था। अन्य देशों की तुलना में चीन में प्लास्टिक की खपत कम थी, लेकिन अब ये 9 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है, जो पूर्वी यूरोप के समान है। दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्लास्टिक की खपत 8 किलो थी, जबकि भारतवर्ष में 2002 में ये 3.8 किलो थी। वर्तमान में भारत में इसकी खपत में वृद्धि हुई है। 1990 में भारत में प्लास्टिक की कुल खपत 4000 मैट्रिक टन थी। 2001 में ये बढ़कर 40 लाख मैट्रिक टन हो गई। 2007 तक ये लगभग 74 लाख मैट्रिक टन और 2010 में ये अनुमानिक 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते प्लास्टिक की उपयोग विधि नहीं तैयार की जाती है तो ये जंजाल पृथ्वी पर बोझ का रूप ले लेगी। यही वजह है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की ओर से रिसाइकलर के बीच प्लास्टिक के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुद्धिजीवियों के बीच भी प्लास्टिक वज्र पदार्थों की रिसाइकलिंग की आवश्यकता की जानकारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यशाला व सेमिनार आयोजित किए गए हैं, लेकिन इस तरह की जागरूकता और जानकारी घर घर तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर जागरूक मनुष्यों ने प्लास्टिक वज्र को अलग रखने के लिए नए तरीके अपनाने शुरू किए हैं। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে সেন্টার ফর কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এরা আমাকে এই কনসেপ্টটা দিয়েছে, लेकिन जिनके कंधों पर भविष्य का भार है वे भी जानते हैं कि प्लास्टिक को हटाने के बजाय उसके साथ ही अग्रसर होना होगा। रिसाइकलिंग का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण और संसाधनों का विकास।